सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। जल्दी से कंफर्म करिए, फिर शुरू करते हैं अपन लोग। उम्मीद कर मस्त कुछ बड़ा करना है। तुमको भी आओ कोलैब करते हैं। क्या कहते हो, अब किसके साथ कोलैब कर लिया जाए बताओ। बहुत दिन हो गया, इतिहास में कुछ बड़ा नहीं हुआ है। जल्दी बताओ किसके साथ कर लिया जाए। इतिहास में बड़ा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पंक्चुअल हो रहे हैं सही। यस, लोग नोटिस करते हैं। आ जाओ बाबू आ जाओ। अच्छा चलो तो शुरू करते हैं। एंड कोलैब के पैसे लगेंगे। अच्छा, रवि किशन के साथ, धीरेन्द्र प्रधान। अच्छा, इसी चेयरमैन के साथ कर लें। हाँ चलो तो शुरू करते हैं। मास्टर जी बर्थडे विश कर दीजिए मुझे। किरोड़ीवल अनुज। सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? किरोड़ीवल अनुज। हाँ, हैप्पी बर्थडे अनुज। ओके, एडिक्यूटी के साथ कोलैब करो। शुरू करते हैं। आज हमारा आखिरी लेक्चर है, तो विदाई समारोह है निट्टो का। बाकी तो फ्री कंटेंट सेक्शन में आपको इन निट्टो के लेक्चर्स की पीडीएफ और जो क्विजेज हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी इसके बाद आपको पता है कि हमारे नहीं, ठीक ठाक आंसर लिखो। ये सब क्या लिख रहे हो, मतलब एडिक्विटी। हाँ, गोपू जी इनके साथ कोलैब करेंगे क्या? ठीक ठाक नाम लिखो थोड़ा। चलो तो फिर कुछ बड़ा करते हैं। इतनी हंसी आती ना भाई, कुछ बड़ा करते हैं। ओके तो क्विजेज यहाँ मिल जाएंगी। और मैं ये बोल रहा था कि अभी निट्टो वगैरह तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। विदाई समारोह आज है, ठीक है। 11वां लेक्चर है आज हमारा। और आपको पता है इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एक्सपेक्टेड पेपर्स करेंगे, ठीक है। एडिक्विटी को एकदम डिकोड कर दिया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर्स करेंगे। और स्टेनो का हम लोगों ने पेपर किया था कल। और आज हम लोग, आज तो इंटो कर रहे हैं, कल मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट से कराऊंगा, ठीक है। तो कल आप देख रहे होंगे सिलेक्शन पोस्ट, क्योंकि मैंने कल एक पोल करवाया था कि भाई किस लेवल का करना है। तो बच्चों ने बोला सर सारे लेवल के करवा दो, क्योंकि लेवल तो सबके निकलेंगे। तो ग्रेजुएशन वालों का मैं करवाऊँगा कल, ठीक है। ग्रेजुएशन वालों का कल होगा, फिर नहीं होगा तो एक 12th वालों को करवा दूँगा, ठीक है, वेंसडे को। और थर्सडे को तो फिर स्टेनो का फिर से होगा, ठीक है। तो इनको लेक्चर्स को देखते रहें, बिकॉज अगर जिसने भी कल वाला लेक्चर लिया होगा स्टेनो वाला, उसको समझ में आया होगा कि किस लेवल का कंटेंट मैंने दिया था वहाँ पे, ठीक है। मज़ा आ गया होगा, एक क्वेश्चन आपको बहुत हिट लगा होगा। करंट अफेयर हिंदी की बुक भी जल्दी आ जाएगी। ओके, ऑलराइट। मास्टर कोई बढ़िया जगह बताओ कानपुर में घूमने को। बेटा वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ अभी। अगर तुम्हें मिले तो बताना ज़रूर, ठीक है, अगर मिल जाए तो। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द क्लेमेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एज पर देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। नहीं बेटा, ये यूपीएससी क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एसएससी का ही सवाल है, ठीक है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, दिल्ली पुलिस का सवाल है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के AWA TPO पेपर का सवाल है ये। और बताओ, देख रहे हो? कर लिया सभी ना? सर गंगा विराज भेज दे इसको। हाँ, भेजना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है। सही बताई लोगों ने, मुझे याद दिलाया। सुनो, जो भी पूछ रहा था, गंगा बैराज जाओ, बहुत बढ़िया जगह है वो। मतलब कि
मतलब बस आप ये मान लो कि वो तो कुछ हो गया जिसकी वजह से ताजमहल को सेवन्थ अजूबा वो डिक्लेयर कर दिया, सेवन्थ वंडर डिक्लेयर कर दिया गया, नहीं तो गंगा बराज को ही डिक्लेयर करने वाले थे। ठीक है, तो तुरंत जाओ वहाँ पे, ठीक है, तुरंत जाओ गंगा बराज, और जो मतलब तुमको आनंद की अनुभूति होगी वो फिर मुझे बताना कल आके, ठीक है। इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ, heaven on earth rather, okay, I'm not saying heaven on con, but heaven in earth it is. You go and see which of the following statement, तो clemency powers of president of India और US के बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट क्लीमेंसी ओनली, अब देखो समझ ना आ रहा हो तो पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट क्लीमेंसी ओनली इन केसेस इन्वॉल्विंग सेंटेंसेज ऑफ डेथ, वेयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ USA हैज अनलिमिटेड पावर to pardon any federal offense including civil cases. Okay, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ केसेस इन्वॉल्विंग डेथ, वेयर डेथ में है क्लीमेंसी पावर, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास अनलिमिटेड पावर है किसी भी फेडरल ऑफेंस में इंक्लूडिंग सिविल में भी, ठीक है। तो ओनली मांग सकते हो और एनी, ठीक है, एनी, अनलिमिटेड पावर। ये थोड़े से एक्सट्रीम कीवर्ड देखने को मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज क्लीमेंसी पावर्स अंडर आर्टिकल 72 आर सब्जेक्ट, अब समझ में आया कि अच्छा क्लीमेंसी पावर का मतलब तो पार्डनिंग पावर होता है, ओके। तो सिर्फ क्या प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को ही पार्डन कर सकता है? क्यों नहीं, हमने देखा था, अगर याद हो आपको, क्या था उसमें कि भाई सिर्फ डेथ को नहीं, अगर और भी कुछ है, ठीक है, तो उसको भी पार्डन कर सकता है। तो ए वाला वैसे भी गलत हो जाता है नॉलेज से। Subject to judicial review regarding the procedure followed while the president of the USA's pardon power under Article 2, Section 2 of the US Constitution is absolute and not reviewable by courts। यानी ये absolute है और कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। Both president can grant pardon only on the advice of council of minister or cabinet ensuring executive accountability। देखो इंडिया में तो है, इंडिया में तो ये चीज़ है, ठीक है, क्या ना एकदम कभी कभी पीठ अकड़ जाती है एकदम, ठीक है। तो इंडिया में तो है, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना रिकमेंडेशन के एडवाइस के प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे केसेस हैं डिस्क्रिशनरी पावर हैं प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, वो गवर्नर के पास है, ठीक है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस अगर हम बात करेंगे यूएस में, तो यूएस में नहीं, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बेस्ड होती, तो ये भी गलत हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज क्लीमेंसी पावर आर लिमिटेड टू केसेस वेयर कन्विक्शंस अकर अंडर सेंट्रल लॉज, व्हाइल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कैन ग्रांट क्लीमेंसी ओनली इन केस टाइड बाय स्टेट कोर्ट्स। ये भी नहीं होगा कि क्यों भाई यूएस वाला प्रेसिडेंट सिर्फ स्टेट वाले क्यों करेगा, फिर सेंटर वाले का कौन करेगा? प्रेसिडेंट से भी कोई ऊपर है क्या? सिंपल ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आर्टिकल 72 में भी नो कि पार्डनिंग पावर दी हुई है, और इसको हम किस तरीके से याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं ऐसे, PCM, मैंने आपको बताया था PCM और MSP, है ना, पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रेस्पाइट और रेप्राइव। यहाँ पर पार्डन में क्या होता है, वो पूरी तरीके से एब्सॉल्व कर देता है जो भी उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं पर्सन पे, लाइक डेथ सेंटेंस है तो एकदम बरी कर देगा। कम्यूट का मतलब है कि फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज कर देगा, जैसे डेथ सेंटेंस से हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे। रिमिशन होता है और रेस्पाइट होता है रेप्राइव। रेप्राइव में तो ये होता है कि टेम्प्रेरी स्टे लगा दिया जाता है, जो भी मान लो कि डेथ सेंटेंस देना होता है टेम्प्रेरी स्टे, रुक जाओ भी थोड़ा सा, ठीक है। रिमिशन रेस्पाइट में क्या होता है, फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म चेंज करी जा रही थी कम्यूट में, इन दोनों में क्या किया जाता है, फॉर्म नहीं बल्कि जो ग्रेविटी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को 20 साल की जेल है तो 10 साल कर दिया, दोनों में यही है। तो अंतर क्या है, रेस्पाइट में ये हेल्थ ग्राउंड्स में किया जाता है, रेस्पाइट्स में ये हेल्थ ग्राउंड्स में किया जाता है। ये गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होते हैं, यानी कि जो हमारा राज्यों का राज्यपाल होता है उसके पास भी होता है अंडर स्टेट लॉज, अंडर आर्टिकल नंबर 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, एंड दूसरा क्या है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन दी सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल किसमें होता है, जो डिफेंस हमारी फोर्सेज होती हैं, आर्म फोर्सेज होती हैं, तो उसमें अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो उनके लिए अलग से कोर्ट बैठती हैं। आपको पता है ना, जो डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल्स होते हैं उनकी अलग से कोर्ट होती है, अगर आपने वहाँ पर कुछ हेरा फेरी इस तरीके का काम किया तो वहाँ की अलग से कोर्ट होती है, तो उनका कोर्ट मार्शल होता है।
तो उसमें अगर आपको रिलीफ चाहिए तो प्रेसिडेंट के पास ही जा सकते हैं, आप सिर्फ गवर्नर के पास नहीं जा सकते हैं। विच नेशनल प्रोग्राम कवर्स बोथ रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स? बताइए। एज ऑफ जुलाई 2025 2025 के हिसाब से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शहरों के लिए वास्तविक समय वायु गुणवत्ता डेटा और प्रदर्शन आधारित अनुदान दोनों को कवर करता है? क्या सही आंसर होगा? अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ओके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? अब खुद सोचो आप यहाँ पे, ठीक है, आप खुद सोचो यहाँ पे कि एयर क्वालिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन इंडिया, एयर किस में बात हो रही है? कि ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन की अगर बात करेंगे ना, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये महुआ की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो 2.0 वर्जन है, 2.0, जैसे अपने बैचेस आते हैं ना, जी के 1.0, 2.0, 3.0, अब 5.0 आएगा। 5.0 पता है कब आएगा? 5 सितंबर को आएगा, 5 सितंबर को, ठीक है। और पूरा एसएससी टॉपर्स बैच भी आपका अनाउंस होगा, ठीक है, कब? 5 सितंबर को, ठीक है। चलो, तो 2.0 की अगर बात करेंगे तो ये 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। मेनली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे रोड वगैरह हो गई है ना, रोड हो गया या फिर सैनिटेशन वाला पूरा सिस्टम हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना मेन यहाँ पर एम है किसका? जो आपका अमृत है, महुआ के अंदर ये स्कीम आती है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तो कहने क्या, जब भी ये सुनता हूँ हंसी आ जाती है। 2015 में शुरू किया गया था, 2025 में ख़त्म भी हो गया। टारगेट था कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, पता नहीं दिख नहीं रही कहाँ बनी है। गवर्नमेंट ने लगता है बना के अपने जेब में रख ली है, दिख ही नहीं रही कहाँ बनी है। और प्रोग्राम शुरू होकर बंद भी हो गया और 100 स्मार्ट सिटी भी बन गई है, कहाँ बन गई पता नहीं। जैसे हमारी कानपुर भी स्मार्ट सिटी है, ये तो मुझे तब पता चला जब मैं बाहर गया और बाहर लिखा हुआ था कानपुर स्मार्ट सिटी। मैंने अच्छा इसको कहते हैं स्मार्ट, ये तो पहले से ही थे हम लोग। विच डोमेन इज नॉट डायरेक्टली असेस्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किस क्षेत्र का सीधे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? HDI कौन रिलीज करता है? HDI लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा या मिलिट्री एक्सपेंडिचर? ह्यूमन डेवलपमेंट का खुद सोचो, लॉजिक लगाओ यहाँ पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मिलिट्री एक्सपेंडिचर से क्या लेने देना। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इंडिया के रैंक 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, इंडिया का स्कोर 0.685। टॉप किसने किया? आइसलैंड ने। रिलीज कौन करता है? UNDP रिलीज करता है। कितने, ठीक है, कितने डायमेंशंस होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पर कहाँ गया भैया वो? अच्छा नहीं है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 डायमेंशंस होते हैं। इसको उससे मत कंफ्यूज कर देना, क्या बोलते हैं उसको, MPI से, इस, ठीक है। शी नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होता है। नॉलेज होता है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। और तीसरा होता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में क्या इंडिकेटर होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नॉलेज में क्या होता है? नॉलेज में होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ओके, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में GNI पर कैपिटा, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखियो, ठीक है, फिर मत बोलियो कि बताए नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डैम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021? हिंदी में ये रहा, बताएं जल्दी से। सर करंट अफेयर्स की बुक ऑनलाइन हिंदी में अवेलेबल करा दो प्लीज़। रविंदर सिंह, बस 1-2 दिन का और इंतज़ार और बस आ ही रही है, चिंता ना करें, ठीक है। कर लिया सभी ने? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विथ कंप्लीट ऑटोमेशन यूजिंग AI पावर्ड रोबोट्स अक्रॉस ऑल फार्म्स इन इंडिया। रिप्लेस एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है, तो सचेत रहें इससे, जनरली गलत ही करवाता है स्टेटमेंट को। विद कंप्लीट ऑटोमेशन, थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है।
रॉबर्ट अक्रॉस ऑल फार्म्स इन इंडिया, ना दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम, तो मैं इसमें छोटा सा क्रॉस लगाऊंगा। टू क्रिएट अ यूनिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री स्टैक दैट इंटीग्रेट्स फार्मर डेटाबेसेस, जियोस्पेशियल डेटा एंड क्रॉप इन्फॉर्मेशन टू इनेबल पर्सनलाइज्ड डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर। क्या स्टेटमेंट लिखा है, क्या स्टेटमेंट लिखा है, कॉमा लगा लगा के जो सोफिस्टिकेट कीवर्ड्स का यूज़ किया, मज़ा आ गया पढ़ के, लग रहा है सही होगा। टू मैंडेट ऑनलाइन ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सिर्फ ऑनलाइन ही एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट हो सकता है, वो भी मैंडेटरी कर दिया है, गलत लग रहा है। टू फेज आउट ऑल फिजिकल एक्सटेंशन सर्विसेज, सारे जो फिजिकल एक्सटेंशन सर्विस उनको सबको फेज आउट कर डालो विद अ सिंगल नेशनल फॉर ऑल एडवाइजरी पर्पसेज। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निट्टो लग रही है, बिना किसी दिक्कत के साथ, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, डीप ब्रीथ करना है और क्वेश्चन करना है, ठीक है, करिए। ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, कहीं कहीं निट्टो फेल भी होगी, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, तैयार है ना, बीच में आएगा ही वाह, ठीक है। अंडर द चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज would be considered a violation of the act even if done under the supervision of family or within a household enterprise? बताएं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं क्वेश्चन 5 का। लंबाडी बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, बिल्कुल। बोलते बोलते सर की टोन भी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, हाँ यार वो तो गई है। आज कल थंबनेल का फोटो एआई का नहीं लगता है मास्टर जी, स्लोली स्लोली कहीं आप खुद करिए। पकड़ रहे हो तुम लोग, पकड़ रहे हो हैं? चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक दिन बस ये क्या बोलते हैं, लोगो हटेगा बस, ठीक है। चलो कर लिए सभी ने। 5th का आंसर दे रहे हैं सी, ओके, सी दे रहे हैं स्पार्कर, कोमल भी सी, स्टूडेंट भी सी, खुशबू भी सी, अब अर्पिता शाह चौधरी सी, हसलर सी, सबका सी आ रहा है ना, देखते हैं। Under this particular amendment act, which of the following scenarios would be considered a violation? Okay, भले चाहे फैमिली के सुपरविजन में भी क्यों ना किया जाए, लेकिन इसको वॉल्यूशन माना जाएगा इस एक्ट का। 14 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को असिस्ट कर रहा है, ठीक है, लोकल हैंडलूम बिजनेस में, आफ्टर स्कूल आवर्स ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के टाइम पे, स्कूल आवर्स के बाद, तो ठीक तो है, ठीक है। यही तो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 24 में पढ़ा था, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हमने यही पढ़ा था कि जो हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर बच्चे एम्प्लॉय नहीं हो सकते, एक तो हजार्डस में और एक स्कूल आवर्स में, चाहे नॉन हजार्डस भी है लेकिन स्कूल आवर में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 15 ईयर बिकॉज आर्टिकल 21A तो यही बोलता है ना, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो फिर वो उसका वॉल्यूशन नहीं हो जाएगा अगर स्कूल आवर्स में करवाया जाएगा। 15 year old employed part time at a food delivery platform that classifies him as an independent gig worker. A 16-year-old working full time in a registered factory after completing high school under hazardous working condition. Hazardous working condition. A 13-year-old carpentry skills on weekends under the mentorship of his uncle with no monetary compensation. ठीक है, यहाँ पर कब कर रहा है, वीकेंड्स में कर रहा है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हजार्डस वर्किंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम रजिस्टर्ड फैक्ट्री है और हजार्डस वर्किंग कंडीशंस यानी कि बहुत ही खतरनाक है, जैसे आपने देखा होगा पटाखे की फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, तो हजार्डस कंडीशंस ही कहलाती हैं वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारी कमीशन मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स इट्स अप्रोच टू फेडरलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 का हिंदी वर्जन ये रहा, फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया इज़ नॉट इंडिया इज़ अ फेडरेशन और नॉट, बताओ। तो ये चीज़ अम्बेडकर जी से पूछी गई थी ये बात कि आर्टिकल 1 में तो आपने लिखा इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो क्या इंडिया फेडरेशन नहीं है? तो उन्होंने ये बोला था कि नो डाउट इंडिया इज़ अ फेडरेशन, इंडिया फेडरेशन है, ठीक है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट रखने का यहाँ पर पर्पस ये है कि इंडिया का जो यूनियन इज़ नॉट या फिर इंडिया का जो फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन दी फेडरेटिंग यूनिट्स, जो हमारे स्टेट्स हैं यूपी एमपी, ये सब इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जिससे इंडियन यूनियन बना है। सो दे डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, वो चाहें कि यूनियन से बाहर चले जाएं, वो उनके पास अधिकार नहीं है। हेंस इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, whereas USA is a indestructible union of indestructible states, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ना फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर को आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर, तब तक हमें क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा सही से मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है इस अप्रोच को।
द रेजिडुअरी पावर शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द यूनियन लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट टू स्ट्रेंथन दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो रेजिडुअरी पावर है उनको ट्रांसफर करना है। भाई देखो, रेजिडुअरी पहली बात तो यूनियन लिस्ट में नहीं होती, रेजिडुअरी पावर अलग पावर होती है, ठीक है। रेजिडुअरी पावर का मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं हो, उस पर लॉ बनाने का पावर वो यूनियन के पास है, सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि रेजिडुअरी लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर घुसी हुई, वो अलग है रेजिडुअरी पावर। एंड रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद दी, ठीक है, वेस्ट विद दी सेंटर, ठीक है। दैट इज ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद रिगार्ड टू इट। एंड कमेंट में बताइए ये जो हमने प्रोविजन है ये किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, इसके या किस कंट्री से बोरो किया है। द गवर्नर शुड बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंपोज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज टू इंश्योर न्यूट्रलिटी। ऐसा कुछ सरकारी ने नहीं बोला था। सरकारी कमीशन की अगर बात करेंगे तो 1983 में बना था, 1983 में, और इसी ने ही रिकमेंड किया था क्या, इंटर स्टेट काउंसिल, क्योंकि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेटर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, जिसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। और पहला इंटर स्टेट काउंसिल इसके रिकमेंडेशंस पर कब स्टैब्लिश हुआ था ये आप बताएंगे। Article 356 should be used only as a measure of last resort and the president's proclamation should be subject to judicial review। एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है, तो एक्सट्रीम कीवर्ड है तो सीधा अंधी मार दो, गलत है ना, ठीक है। जोनल काउंसिल शुड बी डिसॉल्व्ड एंड रिप्लेस्ड विद अ न्यू, ठीक है, तो नेगेटिव कॉनोटेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ठीक है, निट्टो विट्टो का कोई बात ही नहीं है, निट्टो लगेगा ही नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं आता बिल्कुल, तो निट्टो फेल है यहाँ पर अगर मैं बोलूँ। और फिर दूसरी बात, निट्टो लगाने वाला क्वेश्चन नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा सेंटर स्टेट रिलेशंस में, उसमें यही बोला गया था कि भाई सिर्फ एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट ही यूज़ करना है। एंड द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, की जब सारी चीज़ें एकदम वो हो गए तभी राष्ट्रपति शासन लगाना है। ऐसा नहीं कि जब मन आया तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया आर्टिकल 356 का यूज़ करके। इट शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसॉर्ट और इट शुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो पहला इंटर स्टेट काउंसिल है वो आपका 1990 में बना था, ये ध्यान रखना है, ओके। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन मेंबर होता है, तो जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, वो तो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। सारे स्टेट्स और यूटीज़ जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के सीएम होंगे, और जहाँ यूटी पे एलए नहीं है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, प्लस 6 यूनियन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, 6 यूनियन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो जोनल काउंसिल होती हैं, लेट मी टेल यू, ये तो एक आपकी कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो जोनल काउंसिल है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 जो थी उससे बनाया गया था 5 जोनल काउंसिल, सेंटर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की जो जोनल काउंसिल है वो अलग से बनाई गई थी 1973 के एक्ट से। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये सारी जोनल काउंसिल्स का, इनका चेयरपर्सन होता है, ये जो ये SRA 1956 वाली हैं, इनका चेयरपर्सन होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ठीक है। चलिए अगला है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन दिस पावर बेस्ड ऑन द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अनुच्छेद 368 भारतीय संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा लगाई गई सीमा को स्पष्ट करता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सट्रीम नहीं लग रहा आपको, कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। Parliament cannot amend the basic structure of the framework of the constitution as held in the केशवानंद भारती केस। संविधान का मूल ढांचा संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में घोषित किया गया। द पावर टू अमेंड इज एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट ओनली टू प्रेसिडेंशियल असेंट। ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट के असेंट होने पर ही हो सकता है ये काम। अमेंडमेंट्स रिक्वायर, ठीक है, अमेंडमेंट्स रिक्वायर रैटिफिकेशन बाई ऑल स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डलेस ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। अगेन गलत है, बेसिक नॉलेज से हो जाएगा, इसमें भी आप नेटो यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। देखो, ठीक है, वी हैव रेड आर पार्ट नंबर 20, ठीक है, वी हैव रेड की पार्ट नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट्स एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 368। द वन इज विद द स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, एंड द अदर is with special majority plus
रैटिफिकेशन प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये दो यहाँ पर दिए हैं, रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, नॉट ऑल स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट ऑल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ओनली सर्टन काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट, लाइक कि आर्टिकल 368 को अमेंड करना है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसीजर को अमेंड करना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अमेंडमेंट करना है, देन इन दैट केस वेयर देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ चेंज नीडेड इन फेडरल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर हमें स्टेट की परमिशन लेनी होती है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट की, 18 है तो एटलीस्ट 14 से, और वो भी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से वहाँ पास करवाना है। पार्लियामेंट में तो स्पेशली चाहिए, लेकिन वहाँ से सिर्फ सिंपल से हमें पास करवाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वी नो कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, हमने पूरा पता है कि पहले गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, बोला सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकता है, फिर पार्लियामेंट गुस्सा आ गया, 24th अमेंडमेंट किया 1971 में और बोला कि बिल्कुल पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट में, और फिर 25th अमेंडमेंट करके उसने कर भी दिया, आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया और उसमें दो प्रोविजन जोड़े, पहला कि 39B और C में जो DPSP हो उनको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर आर्टिकल 1931 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और दूसरे में बोला कि जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती। तो फाइनली केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, नहीं अमेंड कर सकता है, और ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये इसी केस में ही इसका जन्म होता है, KBC केस में ही, KBC यानी कि केशवानंद भारती केस में ही जन्म होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें कि जैसे जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट है इसका, है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में दी हुई हैं जो कि फर्दर केसेस में इवॉल्व होती गई। एंड यू शुड नो कि भाई जो मिनर्वा मिल केस हुआ था फाइनली आगे जाके 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, कोई किसी से ऊपर नहीं है। सो स्टेनो के लिए नेटो के कितने लेक्चर करना है? भाई ऐसा नहीं है कि स्टेनो के लिए 4 करना है, सिलेक्शन पोस्ट के लिए 6 करना है, सीजल के लिए 11 करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज ऑफ जुलाई 2000 मतलब एटलीस्ट अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट 5 तो कर ही लो, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करो। एज ऑफ जुलाई 2025 विच गवर्नमेंट स्कीम इंसेंटिवाइजेज लोकल बॉडीज़ फॉर इको फ्रेंडली बिहेवियर, कौन सी सरकारी योजना स्थानीय निकायों को पर्यावरण अनुकूल व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है, इको फ्रेंडली बिहेवियर के लिए? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना या फिर स्वच्छ भारत मिशन? बताइए। पूछ रहा है कि कौन लोकल बॉडीज़ को इको फ्रेंडली बिहेवियर के लिए इंसेंटिवाइज करता है, इंसेंटिवाइज करता है कौन? देखो आंसर होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये इंसेंटिवाइज करता है, इसके बारे में पहले भी वो कर चुके हैं, ठीक है, कि भाई अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे ग्रीन तो उसको लेके आपको क्रेडिट मिलेंगे, जो आप पैसे में उसको सेल भी कर सकते हो। जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो इसको 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया था, और इसका मेन एम है टू जो सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, एटलीस्ट 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर एक रूरल हाउस होल्ड को देना। ये हर घर जल जो है इसके तहत इनिशिएटिव है, जल जीवन मिशन के तहत 2019 में स्टार्ट हुआ था। व्हाट न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द BNS फ्रॉम जुलाई 2024 फोकसेस ऑन कम्युनिटी बेटरमेंट, भारतीय न्याय संहिता में शुरू की गई सजा का कौन सा नया रूप सामुदायिक बेहतरी पर केंद्रित है? सामुदायिक बेहतरी पर केंद्रित है। कम्युनिटी सर्विस, डेथ पेनल्टी, पब्लिक शेमिंग या फिर हाउस अरेस्ट? ठीक है, कम्युनिटी बेटरमेंट, कम्युनिटी बेटरमेंट एटिमोलॉजिया। विच स्पेसिफिक एरिया डज द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एम टू मेजर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स का लक्ष्य भारत जैसे देशों के लिए किस विशिष्ट क्षेत्र को मापना है? बताएं। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स एम टू मेजर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, किस एरिया को? अर्बनाइजेशन का स्पीड, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल रेडीनेस फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स? बताएं। QS फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। तो फ्यूचर स्किल्स की बात हो रही है, सिंपल, स्किल रेडीनेस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर स्किल्स, स्किल फ्यूचर, सिंपल। करें जरा इसको।
कर लिया? ओके। In the context of India's capital account in 2025, which of the following best explains why policymakers prefer FDI over FPI despite both contributing to foreign exchange reserves? ठीक है, कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों पॉलिसी मेकर जो FDI को प्रेफर करते हैं ओवर FPI, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं नॉलेज के बेसिस पे। FDI लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पर। FPI को हॉट मनी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर 10% से कम में इन्वेस्टमेंट होती है। तो कोई भी जैसे शेयर स्टॉक्स इस तरीके से खरीद लिए कंपनी को और तुरंत जब इसको लगा कि भाई इस कंट्री में तो थोड़ा इंस्टेबिलिटी हो रही है तो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो क्या बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों FDI प्रेफर करते हैं पॉलिसी मेकर्स? FDI इज टैक्स मोर हैविली, FPI को बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है देन FDI, मेकिंग इज लेस डिज़ायरेबल फ्रॉम फिजिकल स्टैंड पॉइंट। FPI को ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, नहीं मतलब ठीक है, लॉजिक अगर आप देखोगे तो FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है तो ज़्यादा कलेक्शन होगा ना गवर्नमेंट को, तो फिजिकल स्टैंड पॉइंट से तो FPI बेटर होगा ना, तो उल्टा हो गया। FDI लीड्स टू लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स एंड इज लेस सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, reducing the risk of sudden outflows that can destabilize the rupee। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। FDI GDP में जाता ही नहीं है तो फिर FDI क्यों प्रेफर करते हैं लोग जब FDI GDP में जाता ही नहीं है? दोनों सेम ट्रीटमेंट होते हैं, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन पॉलिसी मेकिंग। उसमें देख रहा हूँ, मैंने बोला था एक स्टेटमेंट एक ऑप्शन तो ऐसा वाहियात साल होगा ही, जैसे नहीं इसके लिए क्या पनिशमेंट है? चौथा ऑप्शन होगा कोई पनिशमेंट नहीं है। इसमें पूछ रहा है FDI को क्यों प्रेफर करते हैं पॉलिसी मेकर, चौथा ऑप्शन वो ऐसा कुछ है ही नहीं, सेम ही ट्रीट करते हैं। देख रहे हो, मतलब तुम देख रहे हो, वहाँ पूछा है कि पॉलिसी मेकर FDI को क्यों प्रेफर करते हैं, पैसे बोल रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रेफर करते ही नहीं दोनों को सेम ट्रीट करते हैं। किसने कहा कि अलग अलग ट्रीट करते हैं? 12th क्वेश्चन करो। 12th, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय स्टेट अथॉरिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली reflect the constitutional and legal position as upheld in recent judgments by the Supreme Court and High Courts of India। ये हिंदी मेरा आपका। नेटो नीट में भी काम करे, क्यों नहीं करेगा? ये नेटो सर, ये नेटो CUET PG में काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। वास्ते को ना होमगार्ड में भी काम करेगा क्या? अरे सब में करेगा, लगाओगे तुम। चलो सर, वो चेयरमैन की सुपारी दे दूं क्या? आप बोलो बस एक बार, लॉरेंस भाव। अच्छा कर लिया सभी ने ना। चलो, इलीगल जो डिमोलिशन होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाय स्टेट अथॉरिटीज़, मतलब कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे नहीं बुलडोज़र चला दिया तुरंत, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पोजीशन एज अपहेल्ड इन द रीसेंट जजमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जो बुलडोज़र चल जाता है तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आपने पढ़ तो लिया होगा। डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज इज परमिसिबल विदाउट प्रायर नोटिस। अब देखो, मैं देखना चाहता हूँ आपने क्या आंसर दिया है, ठीक है। काफ़ी लोग तो देखा देखी आंसर देते हैं, वही मुझे पता है। ट्वेल्थ का सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एनी डेमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय स्टेट अथॉरिटीज विदाउट प्रायर नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इज ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्ट्रक्चर इज इलीगल और नॉट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट इसी तरीके की कुछ रूलिंग्स देंगे, ठीक है, जो आर्टिकल्स की बात करेगा, जो लोगों के अधिकारों की बात करेगा, राइट्स की बात करेगा, है ना, क्योंकि हमारा बोलता ही है, हमारा जो न्यायपालिका है, फिर न्याय व्यवस्था है ना, कि एक गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक बुरे गुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो वही है, ठीक है। बिना किसी प्रायर नोटिस के किसी का घर और नहीं तोड़ना है, डिमोलिशन नहीं करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट एंड इंडियाज़ विजन ऑफ सागर आर की इनिशिएटिव्स अंडर इंडियाज़ मैरीटाइम डॉक्ट्रिन। हाउ डू दीज इनिशिएटिव स्ट्रेंथन इंडियाज़ पोजीशन इन द इंडियन ओशन रीजन? बताइए। तो सागरमाला प्रोजेक्ट, तो सागर इनिशिएटिव, तो ये कब लॉन्च हुआ था सागरमाला प्रोजेक्ट? 2015 में, 2015 में, ठीक है। इसको मेनली लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको स्टार्ट किया था मेनली पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए शुरू किया था, ओके।
ठीक है। मेनली पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए इसको शुरू किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। तो और इसी तरीके से आपका भारतमाला भी शुरू किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने इसको शुरू किया था। किस लिए? रोड लेड हाईवे लेड डेवलपमेंट के लिए, और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, 2017 में। बाय प्रोवाइडिंग न्यू वॉरशिप टू स्मॉलर नेशन, बाय मिलिटराइजिंग ऑल कोस्टल स्टेट्स। देख रहे हो कितने वाहियात स्टेटमेंट है भाई। रिप्लेस कर दो सबको, रिप्लेस वाले भी गलती होते हैं, मैं देखा था भाई। एनहांसिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन IOR, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। 13। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा, कमल सर की क्लास चल रही है क्या? वाला हूं, इसका आंसर दीजिएगा वीडियो को पॉज कर। एक लेटर है आपके पास गिवन G, थोड़ा पढ़ लूँ यार रीजन। दूसरा लेटर गिवन है आपके पास V। मुझे इस G और V का मिडिल लेटर या मध्य का अक्षर ज्ञात करना। अब आप में से काफी सोच रहे होंगे ये लेफ्ट से गिवन है या राइट से गिवन, कौन कौन है प्लीज बताइएगा एक बार अपनी अटेंड। चलो तो शुरू करते हैं। इंडियाज इंक्रीजिंग डिफेंस टाइज कर लिया ना विद कंट्रीज लाइक वियतनाम, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया अंडर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। व्हाट इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच? इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत वियतनाम, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों में वृद्धि भारत की विदेश नीति के किस केंद्रीय उद्देश्य को स्वरूपित करती है? बताइए। जो इंडिया के टाइज इंक्रीज हो रहे हैं, डिफेंस टाइज विद वियतनाम, जापान और ऑस्ट्रेलिया अंडर द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। टू स्प्रेड बुद्धिज़्म करना है हमें अक्रॉस एशिया, इसलिए हम कर रहे हैं ताकि बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सकें, चाइना को आइसोलेट कर सकें। टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंड, ये तो चलो हो भी सकता है, चाइना को आइसोलेट करना हो सकता है। टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड, मतलब ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल लगना, ये ऐसा नहीं कि मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं ये आवारापन 2 देख ली, ठीक है, तो बुद्धिज़्म से काफ़ी स्प्रेड हो गया है, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया है कि मतलब कभी भी भगवान आ सकते हैं तुमको बचाने, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज इंश्योरिंग फ्री एंड ओपन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड्स है, लंबाड़ी भी है। रिप्लेस कर दो सीधा, देख रहे हो रिप्लेस वाले गलती निकल रहे हैं, गलती होते हैं कि भाई पूरी तरीके से इसको हटा ही दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेटो को एसे में हटा दो, भाई नेटो एसे में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हटाओगे क्या तुम? ठीक है। सरदार, तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद क्या है? सरदार खान की मौत, लेकिन सरदार खान तो मर गया, देखा था हम लोगों ने। टू आइसोलेट चाइना एंड ग्लोबल, टू आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज इंश्योरिंग फ्री एंड ओपन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, ओके। Which of the following best reflects the legal, institutional and implementation challenges in addressing caste-based discrimination and atrocities in India, despite constitutional safeguards and the enactment of the SC and ST Prevention of Atrocities Act of 1989? जय हिंदी में रहो, क्वेश्चन कर लो जल्दी से। NTPC CPT 2 का एग्ज़ाम के लिए 6 बिल्कुल हो जाएगा कुंदन कुमार, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो फैट मैन सेकेंड एडिशन उससे अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, CPT 2 के लिए। तो सर निट्टो के भरोसे UPSC देने जा रहे हो? अच्छा, वैसे UPSC ने काफ़ी हद तक ऑप्शनल एलिमिनेशन मतलब को एलिमिनेट किया है, कर दिया है, तो देख लेना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया abolishes untouchability under Article 17 and the complete implementation of this particular Prevention of Atrocities Act has eliminated caste based discrimination, मतलब पूरी तरीके से एलिमिनेट ही कर दिया उसने। तुमको लगता है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया होगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी एंड एक्सेस टू जस्टिस में, पूरी तरीके से। This act, along with the 2015 amendment, strengthens the protection for SC, ST individuals, but persistent under reporting low conviction rates and social backlash, especially in rural areas, undermine its। कितना अच्छा लग, नहीं अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है तुमको कि बस माला डाल ही दें? नहीं लग रहा है? Article 46 of the Constitution mandates special protection only for STs, making SC ineligible, ineligible हो जाते हैं फॉर एफर्मेटिव एक्शन इन हायर एजुकेशन। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने 46 में, SC ST दोनों पढ़ाया था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट्रोसिटीज आर इफेक्टिवली हैंडल्ड एट द स्टेट लेवल विदाउट नीड फॉर सेंट्रल ओवरसाइट। सेंटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हो कितनी आसानी से सवाल हो रहा है, इतना लंबा चौड़ा सवाल।
लेकिन कुछ आएंगे तुमसे बोलेंगे अब थोड़ा डीप में पूछ रहा है, अब अपने को प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट डीप में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। बेटा पता तो उनको भी है कि डीप में कुछ नहीं है, लेकिन यही मौका है, वेंडर चेंज हुआ है, ठीक है, हाँ बना लो, ठीक है। तुमको पता नहीं बेटा, अंदर ही अंदर मतलब 2-3 लोगों का 3-4 लोगों का गुट बना था, ठीक है। सुनने में आया था मुझे कि परमार का खात्मा करना है 2026 तक, अपना मकसद है ये। एडिक्यूटी नया वेंडर आया है, इसी में माहौल बना के पूरा खात्मा करना है इसका। Which of the following statements most accurately captures the scope, intent and legal framework of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013, especially in relation to enforcement, constitutional backing and judicial pronouncements? हिंदी ये मेरा, ठीक है। हाथ से मैला उठाने वाले, इस पे हम एक स्कीम भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिकॉल करो। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों, ठीक है, के नियोजन और प्रतिषेध और उनका पुनर्निवास अधिनियम 2013 की परिधि, उद्देश्य और विधिक ढांचे को लेकर विशेष रूप से प्रवर्तन, संवैधानिक समर्थन और न्यायिक व्याख्याओं के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है, बताइए। और उस स्कीम का नाम भी बताइए जल्दी से। मकसद नहीं बोलना है, हाँ। मास्टर मैथ में कैसे लगा निर्देशन दिए चीज़ तुमको ना पूछनी पड़ेगी भूतेश सर से और प्रशांत सर से, वही बता पाएंगे, हम तो कैसे ही बताएं। कर लिया, करें भी, ओके। तो द एक्ट लीगलाइजेज मैनुअल स्कैंजेस ओनली इफ प्रोटेक्टिव गियर एंड मैकेनाइज्ड टूल्स आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर उसके पास तो ये प्रोटेक्टिव गियर है कि ठीक है, सब ग्लव्स वगैरह, तो मैनुअल्स जो स्कैवेंजिंग है लीगल है। अच्छा, द एक्ट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, पूरी तरीके से उसको प्रोहिबिट करता है, इंक्लूडिंग क्लीनिंग ऑफ सीवर्ड्स, septic tanks, regardless of safety provisions, and provides for automatic criminal prosecution of municipal officials on the mere filing of a complaint. अगर किसी ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है तो वो थोड़ा सा बाहर निकला है, उनको मैं बाद में जरा डील करना चाहूँगा, अभी डील कर देता हूँ। प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ मैनुअल स्कैनिंग, ठीक है, प्रोहिबिट करता है कि अब यहाँ पे क्या था, लीगल वाली बात थी, ठीक है। यहाँ पर प्रोहिबिट करता है सारे फॉर्म ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, चाहे सेफ्टी प्रोविजन हो और चाहे ना हो, चाहे भले सेफ्टी प्रोविजन है फिर भी कुछ साफ सफाई भी नहीं कर सकते हो तुम। अच्छा, तुमको लगता है भारत जैसे देश में तुरंत, मतलब अभी सब लोग साफ कर रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला अब कोई साफ नहीं, हटो हटो, सेफ्टी गियर नहीं, वो भी काम नहीं, हटो हटो, कौन साफ करने आएगा, रोबोट ओरायन आएगा अपना चाइना से, वो साफ करेगा आगे। फिर आगे बढ़ो, ऑटोमेटिक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन समझते हो, तुरंत म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स का, जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स हैं उनको तुरंत क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाएगा ऑन द मेयर फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट। हिंदी में पढ़ लो, सिर्फ अगर उसने कंप्लेंट भी फाइल कर दी किसी ने, ये हमसे बोले थे कि हमसे साफ़ करवाए थे, या बोले हमसे साफ़ करवाए थे, मान लो किसी ने झूठी भी कंप्लेंट कर दी कि ये हमसे साफ़ करवाए थे, ये बस आ जा बेटा, इनको 4 साल की सज़ा, 4 साल की जेल दो इनको। लग रहा है कहीं से भी लॉजिकल है। While the act abolishes dry latrines, it allows private households to employ manual scavengers only contractual conditions, provided the work is voluntary and the individual is over 18 years. Voluntary, कोई वॉलंटरी करना चाहता तो कौन है भाई वॉलंटरी सब साफ करना चाहे। The act prohibits the engagement or employment of any person, any आप बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्सट्रीम है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सट्रीम सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ऑफ एनी पर्सन फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, ये भी देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं बस एनी ऑल है, सेंस दे भी रहा है एक्सट्रीम वाला कि नहीं दे रहा है वो। फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोवाइड्स फॉर रिहेबिलिटेशन एज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड मैंडेट्स दैट लोकल अथॉरिटीज कंडक्ट अ सर्वे एंड एनुअल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बट एक्चुअल प्रोसिक्यूशन इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी। अब देख रहे हो कितना एक्सप्लेनेटरी है, हर तरीके से बच रहा हो। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज, बताएं मास जो सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, बताएं। सर मेरे बिगेस्ट फ़ैन सर मनीष बोल रहे हैं, कोई है मनीष जी से जो मेरा बड़ा फ़ैन है, सामने है। चलो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इलेक्ट्रोड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड ओनली, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बस,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ओनली करंट के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर बोला करंट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ बोला टाइम से कोई लेना देना नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कितना चार्ज पास किया उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ करंट एंड टाइम। कहा था मैंने चौथा ऑप्शन तो ऐसा होगा, क्या सज़ा मिलती? कोई सज़ा नहीं है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना चार्ज पे डिपेंड करता ही है। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज होता है आपका करंट इनटू टाइम, यानी एक तरीके से दोनों पे। ओके, तो यहाँ पर ओनली वाला लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन ठीक है, सी आंसर होगा इसका। अगला करो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिबिट्स मल्टीपल केमिकल बिहेवियर्स बिसाइड्स एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Which of the following correctly describes its unique chemical properties compared to concentrated HCl? काफ़ी लोग मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इतने से इतना स्कोर बढ़ गया, मतलब ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ नेट अप्लाई करने के बाद मॉक्स में। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी होगा, बस आप अप्लाई करते रहें। और बाकी और यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन भी लिए, क्योंकि कुछ लोग भेजते रहते हैं कि सर इसमें नेटो नहीं लग रही है, नेटो इसमें फेल हो गई है, तो वो बिल्कुल ठीक है, आप मुझे भेज भी सकते हो। जैसे मैंने आज क्वेश्चन भी लिए भी हैं। ठीक है, जैसे कल एक मैम ने क्वेश्चन भेजा था, वो एक वटल वाला नहीं है, धूमल डांस, तो ओनली वटल मैन परफॉर्म दिस, तो ओनली लगा हुआ है इसमें, तो एक्सट्रीम कीवर्ड हो गया ओनली, तो लेकिन वो सही है। तो इस तरीके के मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, 100% केस में नहीं लगेंगे। वही मैंने आपको बताया था कि अगर 5 क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं और उसमें से 3 सही भी हो जाते हैं, 2 गलत भी हो जाते हैं, तो भी आप नेट पॉजिटिव में ही हैं। लेकिन कई बार होता ही है कि हम जो 3 सही हुए उसको हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हमें लगता है ये तो हमने अपनी नॉलेज से सही किए थे, जो गलत हो गए। मैं तो जो भी जिसमें गेस लगाता हूँ मेरे तो गलत ही हो जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ वो करो, तुम पहले एग्जाम पेपर जब दे रहे हो तो लिख लो क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये में मैंने गेस या नेटो लगाया है, इनमें मैंने नेटो लगाया है, देन उसके बेसिस पे वैल्यूएट करो। पेपर हो जाने के बाद नहीं कि यार इसमें लगाया था इसमें, हाँ पहले लिख लो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, और बाकी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन लगता है, या अगर आपको कुछ वैसा होता है तो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट। बाकी तो टेक्निकल क्वेरीज़ के लिए नंबर हैं ही। अगर आपको बैच रिलेटेड डाउट है, ऐप में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है, ये नंबर सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट या फिर जब आपका रिजल्ट आएगा या पेपर आज जब आपका होता है उसके लिए। ठीक है, sulfuric acid can act as strong dehydrating agent and oxidizing agent under certain condition, whereas HCl acts primarily as a strong acid. Okay, HCl acts as a dehydrating agent whereas sulfuric acid cannot। क्यों नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्ट कर सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे। बोथ एसिड्स एक्ट प्योरली एज एसिड्स एंड शो नो अदर, कोई केमिकल रिएक्शन दिखाते ही नहीं, एक्सट्रीम हो गया। बोथ एसिड्स आर मोनोप्रोटिक एंड शो आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर इन ऑल रिएक्शन, सारे रिएक्शन में सेम बिहेवियर दिखाते हैं, एकदम सेम। तो दोनों एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं अलग अलग, एक को तो हटा ही देना चाहिए, फिर आंसर ये हो जाएगा सिंपल। इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। इसके थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं किस प्लैनेट में, जरा बताइए। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज दिस, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली मेल्ट 0.2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बताइए। दीपक का कहना है वो मेरे सबसे बड़े एसी हैं। कोई है जो दीपक से भी बड़ा वाला है, मतलब कुछ फैन है ऐसी? वीनस सबका सही आंसर है। देखिए नॉलेज से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं निट्टो लगाने का वो बता रहा हूँ कैसे। कौन से दो सिमिलर लग रहे हैं, कौन से दो सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। 10⁻³ होगा कि 4 होगा? जिनको एलिमिनेट किया है उनको देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 4 होगा। अब लगाते हैं Q = ml, क्यों? फेस चेंज हो रहा है ना, फेस चेंज हो रहा है तो Q = ml। जब सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, फेस मतलब स्टेट सेम रहेगी, तो mc∆T। m कितना है 0.2, L कितना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.34 × 10⁵, ठीक है। अब ये 0.2 है, तो अगर मैं 2 लिख दूँ इसको, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 2 का गुणा करवा दो, देखो निकल के आ गया। निट्टो जिंदाबाद। 21 विच एडवांटेज, आपका नॉलेज जिंदाबाद था, मुझसे से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा निट्टो जिंदाबाद था है। और विच एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ओवर ट्रेडिशनल कॉपर केबल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। लंबी दूरी के डेटा संचरण के लिए पारंपरिक तांबे के केबल संचार पर प्रकाशित तंतु संचार का कौन सा लाभ सबसे महत्वपूर्ण है? विच एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर
कम्युनिकेशन ओवर ट्रेडिशनल कॉपर केबल इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। कर लिया, वीडियो पॉज करके कराऊँ, चलो। ऑप्टिकल फाइबर्स आर हैवियर एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेसेस। तो भैया ये ठीक क्यों है? बोल रहा है कि एडवांटेज, ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज क्या है? तो ये एडवांटेज बहुत भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, एडवांटेज हुई। ये तो डिसएडवांटेज हुई। ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड वेरी लो सिग्नल एटेन्यूएशन, ये डिसएडवांटेज हुई है। तो ऑप्टिकल फाइबर ऑलवेज रिक्वायर हाई एनर्जी कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये एडवांटेज हुआ। ऑप्टिकल फाइबर्स आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रकाशिक जो तंतु हैं विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से प्रबलता से प्रभावित होते हैं। तो ये लग रहा है कि हाँ, ये कॉपर केबल कम्युनिकेशन के कॉपर केबल कंपैरिजन में एक बेटर चीज़ हो सकती है, लेकिन ये भी अफेक्टेड बोल रहा है। एक सेकंड, अगर आप बी देखेंगे तो इसमें क्या है? प्रकाशिक तंतु बहुत कम संकेत क्षीणन। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है कि वेरी लो सिग्नल एटेन्यूएशन एंड हाई बैंडविड्थ। प्रकाशिक तंतु बहुत कम संकेत क्षीणन होता है इनका, समझ रहे हो आप? ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं बहुत लो सिग्नल एटेन्यूएशन, बहुत ही कम इनका डिफ्लेक्शन होता है सिग्नल से। ये एक अच्छी चीज़ हुई है, तो ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, एटेन्यूएशन इज़ अ लाइक एक बेकार चीज़ है। एटेन्यूएशन वो बहुत ही कम है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, ठीक है। जो इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की, वो बहुत कम हो जाना, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो वो बहुत कम है इसमें, तो ये तो अच्छी चीज़ हुई। और बैंडविड्थ हाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्योंकि स्ट्रांगली इफेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, तो ये भी एक नेगेटिव ही हुआ ना ये तो, ठीक है। प्रकाशिक तंतु विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से प्रबलता से प्रभावित हो जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव हुआ कि बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एक ये लग रहा है कि हाँ ये एक एडवांटेज है। ए और सी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं कि बहुत भारी होती हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो फिर एडवांटेज कैसा हुआ? वो बहुत हाई एनर्जी उनका कंजम्पशन है देन कॉपर केबल्स, तो भी एडवांटेज कहाँ दी? तो डिसएडवांटेज हुआ। ओके, व्हाट मेक्स प्लाज्मा डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बिहेवियर? प्लाज्मा किस प्रकार भौतिक व्यवहार की दृष्टि से अन्य द्रव अवस्थाओं से भिन्न होता है? प्लाज्मा डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बिहेवियर। प्लाज्मा लैक्स मास एंड एग्जिस्ट ओनली इन ब्लैक होल्स। प्लाज्मा सिर्फ ब्लैक होल में एग्जिस्ट करता है और इसमें कोई मास नहीं होता है। प्लाज्मा इज अ हाई एनर्जी स्टेट वेयर एटम्स आर फुल्ली आयनाइज्ड allowing it to conduct electricity and respond to magnetic fields. Plasma is a cooled gas that behave like a liquid under pressure. Plasma molecules vibrate only in one direction and absorb only infrared radiation. तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ए और डी तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ मैंने ये मत सोचा करो मैंने ओनली देख लिया इसी वजह से। ओनली उस सेंस दे रहा भी एक्सट्रीम की नहीं दे रहा, वो भी देखना होता है, ठीक है। BSc में होगा। अब क्या लगाऊँ? प्लाज्मा इज अ कूल्ड गैस। भाई जब गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो प्लाज्मा बनता है, ठीक है। गैस को एब्सोल्यूट जीरो पे कूल डाउन कर देते हैं 0 केल्विन पे, तो वो बोसॉन्स बनते हैं उसके, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनते हैं उसके, 5th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर, जब बनता है जब गैस को गर्म करते हैं तो एनाइज हो जाती है। तो इसके साथ नहीं, इसके साथ जाऊँगा। इज अ हाई एनर्जी स्टेट वेयर एटम्स आर फुल्ली आयनाइज्ड अलाउइंग इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड्स। करिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटल वायु अभ्युदय योजना रिफ्लेक्ट्स अ मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर्स? बताइए। अटल वायु अभ्युदय योजना AVY कर लिया सभी ने? ध्यान से देखना पूछ क्या रहा है। रिफ्लेक्ट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कीम। इस स्कीम का एक मिस इंटरप्रिटेशन क्या है? यानी एक तरीके से गलत पूछ रहा है आपसे, सही नहीं पूछ रहा है ये। ओके सर मैं आपका अंटार्कटिका हूँ, अब बताओ। नहीं अब बताओ, बाकी लोग बताओ। ये अंटार्कटिका बोल रहा शर्मा जी तो अब बताओ अटल वायु अभ्युदय योजना का एक मिस इंटरप्रिटेशन क्या है? तो दिस एम्स टू बिल्ड एन इको सिस्टम दैट इनेबल सीनियर सिटीजन्स टू एज विद डिग्निटी थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ केयर एक्सेस एंड सोशल इंक्लूजन। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वायु अभ्युदय योजना, कॉमा भी लगे हुए हैं, ठीक ठाक है ना। तो मतलब ये है कि सोशल इंक्लूजन स्कीम है फॉर द सीनियर सिटीजन्स, मेनली जो 60+ है उनके लिए है कि भाई उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहे, हेल्थ केयर का भी सपोर्ट रहे, ठीक है, सोशल इंक्लूजन भी रहे। अंडर दिस द राष्ट्रीय वायुश्री योजना कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड्स फिजिकल एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन्स। तो बिल्कुल ठीक है, बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरीज। तो बिल्कुल ही समझ में भाई, ए और बी कैसे हैं? सपोर्टिव स्टेटमेंट है मेरे भाई। अगर ए होगा तो बी भी होगा, कि ए भी सीनियर सिटीजन्स की बेटरमेंट की बात कर रहा है और बी भी उसी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ और बात कर रहा है।
ये स्कीम एंटायरली कौन कर रहा है? ये कर रहा है एंटायरली, पूरी तरीके से। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स फॉर सेटिंग अप सीनियर सिटीजन होम्स एंड डे सेंटर्स। तो ये भी सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। अब सीनियर सिटीजन के बेटरमेंट की बात कर रहा है, सिर्फ हेल्थ थोड़ी ना, सोशल इंक्लूजन, फाइनेंस, सब है उसमें। तो सिर्फ हेल्थ वाला कैसे हो सकता है? पूरी स्कीम सिर्फ एंटायरली का मतलब क्या हुआ? पूरी स्कीम सिर्फ कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर रहा है। और ये गलत हो जाएगा, मॉसजे करता है इस स्कीम को। मॉसजे समझते हो? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आसानी से बता सकते हो। तो एक एंटायरली जो कीवर्ड है वो थोड़ा सा हिंट दे रहा था अपने को, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये अपने को हिंट दे रहा था एंटायरली। ए बी डी, आप देखोगे तीनों सीनियर सिटीजन की बात करो, उसी की बात करो, है भी वही अटल जो अवायो अभ्युदय योजना। 60+ के जो सीनियर सिटीजन है उनको ये हेल्थ और फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ केयर सपोर्ट और सोशल इंक्लूजन की है ये। और क्या, बस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते। परवेज बोल रहा मैं आपका गंगा बराज हूँ सर। डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, आगे सुनना ही नहीं मुझे अब, ठीक है। आई एम योर। चलो अगला क्वेश्चन करो। 24, हाउ डू इंडियन ऑथर्स लाइक सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय एंड किरण देसाई डिफर फ्रॉम अर्लियर जनरेशंस लाइक आर.के. नारायण एंड मुल्क राज आनंद इन देयर लिटरेरी वर्ल्ड व्यू? अब बता दो जरा, आराम से करना जरा, ठीक है, आराम से, और ना कर पाए ठीक है तुम्हारे गुर्दे छील देंगे, ध्यान रखना बेटा। समझते हो ना कैसे गुर्दे छीले जाते हैं? और किताबें भी जरा बता देना, हाँ नहीं आते तुम्हारे निकाल के, ठीक है, आते निकाल के तुम्हारे, ठीक है। वो क्या होता है, वो रस्सी से कूदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो क्यों वो रस्सी से उछल उछल के कूदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? वो खेलूंगा। सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, तो इनके बीच में क्या पूछ रहा है? और तो ठीक है, डिफर कैसे करते हैं? दे फोकस, मतलब ये लोग फोकस सिर्फ करते हैं विलेज लाइफ और गांधीयन आइडियल्स पे। इनमें से कोई किसी की एक ऐसी किताब भी नहीं होगी जो इससे या इससे बाहर होगी। अच्छा, दे राइट इन इंडिजन लैंग्वेजेस विद नो, इनके लिखावट में जो नए वाले ऑथर हैं इनमें कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं। इनके में तो हो भी जाता था, इनके में जो आजकल वाले हैं कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तुमको लगता है? नहीं, तुमको लगता है उल्टा तो ट्रू हो भी सकता था कि इन लोगों के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होता था, इनके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दे इनकॉर्पोरेट पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, हाइब्रिड आइडेंटिटीज एंड ग्लोबलाइज नैरेटिव्स। ओहो, दे रिजेक्ट लिटरेरी अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंटायरली। देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम, सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड के साथ कॉमा लगा दिया है, सर्वगुण संपन्न। सलमान रश्दी की बुक्स बता दो जल्दी से बेटा। मिडनाइट चिल्ड्रन, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन को बहुत सारे ऑथर है ना, इसलिए। दिस सैटनिक वर्सेस, फिर इसमें जिन्होंने लिखा था उसकी वजह से इन पर जो है वार हो गया था। इनकी एक आँख में एकदम ना, जो इनकी राइट वाली आँख है उस पर चाकू वाकू घुसेड़ दिया था किसी ने, तो मतलब ठीक है। तो अभी मैं बुक स्टोर गया था ना, तो वहाँ पर इनकी किताब रखी हुई थी, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है। तो ये 3 किताबें इनकी ध्यान रखना। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर, ये इनके बुक्स हैं। किरण देसाई की बुक्स कौन सी हैं? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आर.के. नारायण की बुक कौन सी हैं? तो आर.के. नारायण की है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डेज, ओके। मुल्क राज आनंद की कौन कौन सी बुक्स हैं? तो इनकी है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, स्वॉर्ड एंड द सिकल, ठीक है। कूली, अनटचेबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कौन सी है? सिकल, कूली, अनटचेबल, 2 लीव्स एंड अ बड, 2 लीव्स एंड अ बड, अक्रॉस द बैक वाटर्स, ठीक है। ध्यान सर, ये राइटिंग कैसी लिख रहे हो? नहीं ऐसे ही लिख पाएंगे, ठीक है। हाँ, तुमको लग रहा है कि रोज़ रोज़ हम वही लिखते रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, इतना तो आना चाहिए कि अनटचेबल की स्पेलिंग क्या होती है, वो तो फर्स्ट फील देने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। राइटिंग में मत जाना। इन 2025, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल चैलेंज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडियाज इकोनॉमिक ज्योग्राफी? भारत के आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता की प्रमुख चुनौती क्या है? प्रिंसिपल चैलेंज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी समझते हो? नहीं समझते हो? डिस्पैरिटी का मतलब है कहीं ज़्यादा अमीर हो रखा है कोई राज्य, कहीं गरीबी का एकदम परचम लहरा दो, बिहार वगैरह में आपको पता है, ठीक है।
बिहार के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, अभी देखा था आपने 15 अगस्त को सल्यूट मार रहे थे। व्हाट इज़ द फिजिकल प्रिंसिपल चैलेंज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन इंडिया इकोनॉमिक जोग्राफी? जोग्राफी का मतलब यही कि कहीं पर ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये साउथ के हमारे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, बिहार साइड आ जाओगे थोड़ा सा कम प्रॉस्परस हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी इक्वल डेवलपमेंट। ऐसा किस लिए है? क्योंकि हर जगह बराबर डेवलपमेंट है सारे रीजन्स में। अच्छा, वो पूछ रहा है कि बराबर डेवलपमेंट क्यों नहीं है सर? वो बोला नहीं, बराबर डेवलपमेंट है हर राज्य में, रूरल प्रॉस्पेरिटी सारे राज्यों में, सारे राज्यों में प्रॉस्पेरिटी, तो डिस्पैरिटी क्यों है फिर? अर्बन रूरल कॉमा स्टेट वाइज अनइवन ग्रोथ विद वेल्थ कंसंट्रेशन इन अ फ्यू स्टेट्स। वाओ मैन, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी। अच्छा, कब से? 26 करो। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन? जलीय विलयन में एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बीच सही अंतर कौन सा कथन बताता है? बताओ जल्दी से। अपघट्य, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट आयनाइज एट ऑल। एक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बिल्कुल ही आयनाइज नहीं होता, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से हो जाता है। ऐसा नहीं लग रहा कुछ उल्टा उल्टा सा, और फिर बिल्कुल होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। एक्सट्रीम नहीं हो गया ये? उल्टा तो साउंड कर ही रहा होगा, जबकि उल्टा है भी कि वीक वाला थोड़ा कम करता है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करता है। ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई बिल्कुल करता ही नहीं है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट देख रहा, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं लिखा कि पूरी तरीके से होता है, पूरी तरीके से नहीं होता। वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ओनली पार्शियली आयनाइज्ड। अब ओनली ये मत बोल देना एक्सट्रीम है बेटा, क्यों? आगे क्या लिखा है? पार्शियली आयनाइज्ड, ठीक है, सिर्फ पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब ये जनरलिस्टिक है, पार्शियली आयनाइज, एक्सट्रीम नहीं जा रहा है वो, ठीक है। ये मत बोल देना कि ओनली है, तो सर ओनली गलत क्यों नहीं हुआ, रोने मत लगना। ओनली पार्शियली आयनाइज लिखा है उसमें। चलो आगे पढ़ लें। बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट रिमेन कंप्लीटली अनआयनाइज्ड, दोनों अनाइज, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, दोनों में फिर अंतर क्या हुआ अगर दोनों वैसे ही रहते हैं तो? बोथ स्ट्रॉन्ग इन दिस आयनाइज कंप्लीटली बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग वाले दोनों कंप्लीटली हो जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। लॉजिक नहीं बना रहा है, ये मत बोल देना कि ओनली लिखा है तो सर ये तो एक्सट्रीम की वर्ड ये वाला होना चाहिए, ये थोड़ा देख लो, थोड़ा सा ही ना, लंबाड़ी भी थोड़ा सा, रोना मत रोना ये, हाँ, इतना करवाने के बाद। 27 द वेस्टर्न घाट्स आर आर रिकग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट्स एंडेमिक स्पीशीज बियॉन्ड जनरल हैबिटेट लॉस? बताइए। वैसे मैं क्वेश्चन पहले करवा भी चुका हूँ, ठीक है, करवा भी चुका हूँ मैं ये पहले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फा हो जाएगा भी, कैसे? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में काफ़ी लोग यहाँ पर ए टिक करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं यहाँ पर। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सुबह ही मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर निट्टो फेल हो जाएगी अगर आप ये लगा के लगाएंगे कि यार देखो यहाँ पर लिखा है कि जो आपको बताया कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, दिस इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक तो वेस्टर्न घाट है, हिमालयन रीजन है, इंडो बर्मा रीजन है और सुंडा लैंड है, ठीक है। तो ये हमारे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ओके। हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, सुंडा लैंड हो गया और आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किसको डिक्लेयर करते हैं, 2 कंडीशंस होती हैं, या तो वहाँ पर एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ वस्कुलर प्लांट्स होनी चाहिए, दूसरा उसमें उसने अपना एटलीस्ट वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं एटलीस्ट 70% हैबिटेट का लॉस हुआ हो, तो 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये हो सकते हैं, चारों से लग सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा यार इसमें ना ब्रैकेट दिया हुआ है तो सही होगा, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, इसमें आपके साथ क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, मतलब वही है कि हर जगह तो अप्लाई पूरी तरीके से नहीं होगा। 28 करो जरा, लग सकता 28 भी होगा। 17 नंबर, चलो। 28 व्हाट वाज द इमीडिएट आउटकम ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्शन टू द सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इन 2014? तो 2014 में पाकिस्तान ने सार्क मोटर व्हीकल एक्ट का क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था, तो उसका इमीडिएट आउटकम क्या था? इंडिया प्रपोज अ ट्राइलैटरल पैक्ट विद चाइना भूटान।
पाकिस्तान ने अपोज कर दिया, रुक जा भी यूनिलैटरल फाइट कर देते चाइना भूटान के साथ। थोड़ा लॉजिक लग रहा? नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। देखते हैं आगे। इंडिया शिफ्टेड फोकस टू बीम स्टेक उसने मोटर व्हीकल एक्ट पे ऑब्जेक्शन लिया तो हमने मैरीटाइम एग्रीमेंट पे फोकस कर लिया। कोई लॉजिक बन रहा है? कहाँ मोटर व्हीकल, कहाँ मैरीटाइम? मोटर व्हीकल समझते हो जो रोड पे चलता है, मैरीटाइम समझते हो जो पानी में चल रहा है। इंडिया एडवांस द BBI इन मोटर व्हीकल एक्ट। लग रहा है मोटर व्हीकल। ठीक है, सिंपल। अगेन आखिरी क्वेश्चन करो। ये कॉलम ए में आपको ये जूडो के आई थिंक टर्म्स हैं वो लिखे हुए हैं और कॉलम बी के साथ मैच करना है। कराओ। इस मोटर व्हीकल की बात हो रही है और मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो भी ये क्वेश्चन करो फिर बताता हूँ। आखिरी क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है ये। कर लिया? अब जो तुमसे बोल रहे थे ना डीप में पढ़ना पड़ेगा, उनसे बोलो पढ़ाओ बेटा जूडो के टर्म्स, बैठ के पढ़ाओ डीप में जूडो के टर्म्स। इपॉन क्या होता है, हॉन्स को क्या होता है, और फिर अन्ना आया है जूडो का टर्म तो भगा मारेंगे। अन्ना आया जूडो का वाला तो ठीक है। तो किसी ने सबसे पहली बात तो कोई किसी को नहीं पता होता, तो जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये तो पढ़े ही नहीं थे इपॉन, ये जूडो वाला तो कोई नहीं पढ़ के। कौन पढ़ेगा इसको? है जिसने जूडो खेला हो कभी वही जानता हो इसको। अब निट्टो लगाते हैं। 2 3 1 2 सिमिलर 1 4। इनसे भी आइडिया नहीं मिल रहा है। वो बोल रहा है 1 4, इन दोनों में से कोई बोल रहा होता 1 या 4 तो मिल जाता। 4 2 सॉरी 3 1, इन दोनों में से कोई 3 या 1 नहीं बोल रहा तो आइडिया मिल जाता। 4 3 इन दोनों में से हाँ ये बोल रहा 4। ठीक, तो आंसर ये है और आंसर ए है भी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्रिक आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करवाई आपसे, ना मैंने मैचिंग बोला है। क्यों? क्योंकि हर जगह मुझे दिखी भी नहीं कि ये जो मैं अभी आपको ट्रिक बताई है, मैं पहले तो बताता था 3 साल पहले जब मैंने बताना शुरू किया था टीसीएस के टाइम पे, क्योंकि खूब लगती थी मतलब 90% केसेस में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगी। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो समझ गए होगे, तो इसको आप अप्लाई करके देखना। बस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा है ना कि यार नहीं मैं तो अटेम्प्ट करूँगा ही करूँगा चाहे कुछ हो जाए। मैं तो जब पैदा हुआ था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि सीजीएल के पेपर में 25 के 25 जीके मेरा अटेम्प्ट करके आऊँगा मैं तो फिर ये वाली आप यही लगाइएगा फिर। ठीक है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरीके से बैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले तो मैं करता था, पहले तो बढ़िया से बताता था, लेकिन अभी जैसे इसमें मुझे दिखा कि भाई लग रहा है तो मुझे आपको बता दिया जाए, लेकिन विद क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि आपको नहीं करना तो है ही, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ लीविंग द क्वेश्चन, देन गो विद दिस। ओके, थैंक यू। निट्टो के 11 लेक्चर किए हैं। ठीक है, आप लगभग कितने सवाल हो जाते हैं, मतलब लगभग 25 क्वेश्चन के, जैसे आज तो हम लोगों ने कितने किए 29 क्वेश्चन किए, पहले लेक्चर में भी आई थिंक 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन किए थे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि रफली 300 क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक ये तो 275 होता है, तो लगभग 300 क्वेश्चन करवाए हैं। 300 में से 10 से ज़्यादा सवाल, मैं बोल सकता हूँ 10 से ज़्यादा सवाल नहीं होंगे जो 2025 से पहले के हों। यानी कि ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस मैंने विदाउट कुछ भी चेंज किए हुए एसएससी के सारे 2025 के ही वो सवाल लिए जिनमें ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क कर सकता था। और ऐसा नहीं कि और कोई क्वेश्चन अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है, करते होंगे, लेकिन अब लिमिट है, मैं कितना ही करवाऊंगा। ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा ढूंढना अब मुश्किल थोड़ा हो जाएगा कि और कौन से में लग रहा है कौन से में नहीं। इस तरीके से बनाने को मैं खुद से बना भी दूंगा। ये क्वेश्चन में लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है, आगे मैं बना के करवा भी दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन मैंने वो सारे क्वेश्चन कि भाई ये मैंने ना खुद से बनाया है क्वेश्चन, ना मैंने ऑप्शन में कुछ ट्विक किया है, पूरा प्योर वही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ शुद्ध। ठीक है, पूरे 2025 के हैं और उसमें मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है। और 1-2 क्वेश्चन में नहीं, 300 क्वेश्चन में लगभग 300 सवाल हैं लगभग ये। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं, 300 सवाल में लगाया है। ठीक है, और 300 सवाल करने के बाद आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि ठीक है तो सारे क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ में थोड़ा सा फा भी हो जाता है हमारे साथ, लेकिन कितनों में हुआ है फा वो आपको पता है। एंड इट्स अप टू यू कि आप करें ना करें। एग्जाम के बाद आके यह बोलना निट्टी पिट्टी फेल करके हम तो लगाए थे लेकिन लगी ना बेटा, ना। ठीक है, हमें तो पता है कि हमारे तो आ जाएंगे। ठीक है, टॉपर वो करेंगे क्योंकि वही इम्प्लीमेंट कर पाएगा जिसने मॉक में टेस्ट किया है कि लग रहा है नहीं लग रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं इक्का दुक्का इसलिए। ठीक है, क्योंकि मैंने तो इससे 1 रुपया तो कमाया नहीं है और मेरा इसमें कुछ वो तो है नहीं। मुझे जो लगा था सिखाने के लिए मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से और मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ के तुमको लगता है पढ़ के ये क्वेश्चन तुम सही कर लोगे,
पढ़ के ये क्वेश्चन तुम सही कर लोगे। या जो 300 मैंने सवाल करवाए हैं इनमें से एटलीस्ट 100 सवाल तो ऐसे होंगे, चाहे तुम जितना पढ़ लो, चाहे किसी से मास्टर को, चाहे किसी विद्वान को बिठा दो कर दे तो कहना एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो चोचलाबाजी बंद कर देना। किस पढ़ना है, अपने को नॉलेज गेन करना है, बिल्कुल करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं। इट इज़ लाइक द बेस ऑफ द केक, लेकिन इट इज़ लाइक दिस, नेटो इज़ लाइक अ टॉपिंग ऑन दिस दैट केक। सिंपल सा लॉजिक ये है। ठीक है, आप नेटो से क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ यू वांट अ गुड रैंक वो आपको नेटो ही दिलाएगा फॉर श्योर। ओके, एंड वो आपको अगेन इट्स अप टू यू कि आप करें ना करें। लेकिन अगर आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो वही है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना है मॉक में। पहले से क्वेश्चन में लिखिए कि मैंने इस क्वेश्चन में नेटो लगाया है, फिर देखिए कि नेट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा। और एग्जाम में, क्योंकि इतना प्रेशर होता है एग्जाम प्रेशर में, तो खुद को इस चीज़ को लेकर रिमाइंड करवाना। वैसे तो सेक्शनल टाइमिंग है, टाइम काफ़ी मिलेगा, तो आराम से आप नेटो आप अप्लाई कर सकते हो। पहले तो स्कोप लिमिटेड था, अब तो काफ़ी टाइम मिल रहा है आपको, तो आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन खुद को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। तो पहले हाफ में नेटो अप्लाई नहीं करना है, पहला राउंड में पूरा पेपर लगा जाना है, जो जो आ रहे हैं नॉलेज के, खट 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 नॉलेज बेसिस पे। फिर दूसरे राउंड पे इस तरीके से मल्टीपल राउंड में करना है पेपर को। ऐसा नहीं कि टाइम है तो आराम से कर रहे हैं, नहीं। पहले राउंड में आपको तेज़ी से, बहुत तेज़ी से भी नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन करने हैं जो एकदम 100% श्योर है राउंड्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद से करके देखनी है। और फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम पेपर में जाओगे, ये नेटो के 11 लेक्चर्स, ये जो नेटो के 11 लेक्चर्स हैं, ये क्विज़ फॉर्म में परमार एकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे। तो परमार एकेडमी ऐप पे ये 11 में से एटलीस्ट 5-6 ज़रूर लगा के जाना। आखिरी के जो तुम लगाओगे पेपर में बैठने से पहले, कोई किसी का मॉक कोई भी नहीं, मेरा किसी कुछ नहीं, ये जो मैंने नेटो वाले क्वेश्चंस हैं ये लगा के जाना है जीके के लिए। ध्यान सुन लेना इस बात को, ताकि तुम्हारा जो दिमाग का ढांचा है उसी हिसाब से सेट हो जाए कि हाँ कहाँ पर तुमको लूप होल मिलेगा, कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है। तो तुम्हारा ब्रेन का जो पैटर्न है सोचने का, वो मॉक के हिसाब से नहीं, एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, जो एडिक्विटी के क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसके हिसाब से सेट हो जाए। इसलिए लास्ट के तुम्हारे PYQ मॉक इसलिए बोलता हूँ लगाओ, और ये जीके के लिए नेटो मॉक लगा के जाना है। चाहे सिलेक्शन पोस्ट में बैठना तुम या फिर सीजीएल में बैठना, ठीक है, इनको देख के जाना। सिलेक्शन पोस्ट है तो तुम्हारे पास तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सीजीएल से पहले, कि उसमें तुम उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, भैया CHSL वाला कल पॉडकास्ट डाला था वो ऑल इंडिया रैंक 13 का, तो नहीं 13 का नहीं, शायद 3rd वाले का, ऑल इंडिया रैंक 3rd का। ठीक है, इससे पहले तो उसने बोला था सर CGL में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन CHSL में बहुत फ़ायदा किया। नेटो CGL में बहुत ज़्यादा नहीं, CHSL में बहुत फ़ायदा किया, एंड उसी की वजह से मेरा इतना बढ़िया रैंक भी मैं स्कोर कर पाया। तो इट्स अप टू यू, आप कितना उसको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है लाखों लोगों ने देखा है, तो सब तो इक्वली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भी रियलिटी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और बाकी तो हम एक्सपेक्टेड पेपर्स करेंगे अभी कल से। कल तो स्टार्ट कर दिया था स्टेनो का, कल से सिलेक्शन पोस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे CGL करेंगे, और 1 शॉट्स भी आएंगे। 1 शॉट्स की जगह मतलब थोड़ा सा कुछ स्मार्ट शॉट्स करेंगे इस बार, बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को मुझसे कुछ कनेक्ट होकर कुछ शेयर करना है तो आप यहाँ पर 8840286735 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे पर्सनली। लेकिन इस पर प्लीज़ कुछ नहीं कि सर ऐप नहीं चल रहा है, कोर्स कब आएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लेनी है, ये सब नहीं। इस सब के लिए 2 नंबर हैं, सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट और कुछ ऐसा मुझ तक आपको बहुत पहचानी है, या फिर आपका जब सिलेक्शन हो जाए तब। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाए तब, जब पेपर हो रहा होगी कैसा आपका पेपर गया, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका बैच की मैं बात कर दूँ, 4.0 तो ख़त्म हो चुका है काफ़ी पहले, 5.0 5 सितंबर को आने वाला है। और सारे बैचेस, जो टॉपर्स बैच है हमारा परमार टॉपर्स बैच, वो अनाउंस होगा 5 सितंबर को। ठीक है, क्लियर है। बाकी अच्छा, कितने लोग यहाँ पे प्रशांत सर से रिपीटर बैच में पढ़ रहे हैं, क्यों? फीडबैक अपना शेयर करना जरा, कैसा क्या लग रहा है। बाकी तो ये पूरा जो कॉम्बो है विच विल बी रीनेम्ड एज दी टॉपर्स SSC टॉपर्स बैच, बिकॉज आपको पता है, ठीक है, बोलने की बात और है, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे CHSL के टॉप 2 रैंकर्स का तो कुछ आता पता नहीं। 3rd रैंकर जो है कहाँ से पढ़ा है, और कहीं से पढ़ा नहीं। CGL का 1st रैंकर किसी बैच से पढ़ा नहीं। किस बैच से पढ़ा है? इस बैच से 4.0। ठीक है, CGL का जो टॉप रैंकर है, तो टॉपर्स बैच नाम रखना तो बनता है, देखो, है ना। थैंक यू, अच्छा पढ़ा रहे सर, मैथ्स का डर खत्म हो रहा। ओके, ग्रेट। गरीब की पहचान नहीं देनी है, हाँ, चलो, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक्सपेक्टेड पेपर में।
ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर में कल मिलेंगे सिलेक्शन पोस्ट के, और सीजल के भी जल्दी होंगे, लेकिन पहले ये स्टेनो का पेपर हो जाए, फिर एटलीस्ट सीजल का डेट जब तक नहीं आएगा तब तक करवाने का कोई मतलब नहीं बनता ना, सीजल का डेट भी आना चाहिए। सीजल का जब डेट आएगा तो सीजल का एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सिलेक्शन पोस्ट से कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल का करवाऊंगा, तो सिलेक्शन पोस्ट का ग्रेजुएशन लेवल और सीजल ऑलमोस्ट इक्वली होता है, ठीक है। आदर्श सी बेटा सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तुम क्यों रिपीट करने बोल रहे हो? ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर जिन्होंने कल लगाया होगा उनको उसकी क्वालिटी पता होगी, क्या क्वालिटी मैं पेपर की लेके आया था, ठीक है, कल स्टेनो में। ऐसी सब एक्सपेक्टेड पेपर मिलेगी, जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको लगेगा ये तो एक्चुअल वही उसी तरीके का पेपर मिल रहा है हमें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।